to every nook and corner of Pakistan, but not Balochistan. So it is daylight robbery. उनमें से एक डेरा बुक्ती से गड़बड़ कर रहा है और सुई को भी उसने अटैक करके खराब किया है। ओपनली कहा उन्होंने कि इसका बदला हमने लेना है, तो वो उसका बदला ले रहे हैं। मुशर्रफ साहब पहले ही अकबर बुक्ती को मारना चाहते थे। हाँ, जिस तरह अकबर बुक्ती ने अपनी गोल्डन डेथ का इंतजाम किया था। अच्छा, हम जिधर बैठे हैं, इधर मैं बैठा हूँ, उस कोने से बम गिर रहे कमरे में। मुझे कहा गया कि अब पुलिस आएगी तो तुमने खामोश रहना है, तुमने कुछ भी नहीं कहना, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, आप पढ़ी लिखी औरत हो, आप बदनाम हो जाओगी। जब फिर ये बुक्ती की बात करते हैं, ये बुक्ती क्यों बढ़ रहा है? कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ। साल 2005 के दिसंबर की सर्दियों में पाकिस्तान के उस वक्त के सबसे ताकतवर इंसान मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ की बहादुरी को एक चैलेंज दरपेश था। उन्हें मरी कबीले के बागी सरदार के इलाके में एक जलसा करना था। बलूचिस्तान में उन दिनों जाम यूसुफ की हुकूमत थी। जाम यूसुफ सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र परवेज मुशर्रफ को कोहलू का दौरा करने से मना कर रहे थे, लेकिन वहाँ मरी कबाइल के कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमेशा हुकूमतों का हिस्सा रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपकी बहादुरी का इम्तिहान है कि आपने कोहलू आना है। ये कबायली जनरल मुशर्रफ को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर कोहलू ले जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ जलसा गाह पहुँचते हैं। IGFC और मुशाहिद हुसैन भी उनके साथ वहाँ मौजूद होते हैं। अचानक पहाड़ों की तरफ से रॉकेट फायर होने लगते हैं। भगदड़ मचती है। VVIPs को सिक्योर किया जाता है और खुशकिस्मती से कोई भी जख्मी नहीं होता। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी कबूल करती है, जिसके उस वक्त के सरबराह परवेज़ मुशर्रफ की कैद में मौजूद मीर खैर बख्श मरी के बेटे बालाश मरी समझे जाते थे। लेकिन इस हमले के बाद मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के गैज़ो गज़ब का निशाना मरी कबाइल नहीं बल्कि बुगटी कबाइल बनते हैं। आखिर ये कैसी साजिश थी जिसमें मरी कबीले की बगावत बुगटी कबीले तक पहुंच गई और बलूचिस्तान का वो नवाब जिसका सियासी कैरियर ही क़याम पाकिस्तान के हक में वोट देने से शुरू हुआ था, वही नवाब विफाक पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाकर पहाड़ों में कैसे पहुंच गया? ये क्या खेल था जिसमें नवाब बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन अरूज पर पहुंचते ही मीर बख्श मरी को बेटों समेत कोयटा की एंटी टेररिज्म कोर्ट कत्ल के केस से बरी कर देती है? कौन था जो पीछे बैठा स्ट्रिंग्स हिला रहा था? आखिर कौन था जो फौजियों की एक छोटी सी टुकड़ी को नवाब अकबर बुगटी की दुश्वार गुजार पहाड़ी गार तक ले गया था? क्या पाकिस्तान की फौज ने खुद अपने फौजियों समेत उस गार को नवाब बुगटी की कब्र बना दिया था, या कोई और था जो बम का रिमोट छुपाए गार के सामने बाहर खड़ा था, जिसने एक ही बटन से दो बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया था? तो आइए फिर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तारीख का एक और खूनरेज बाब खोलते हैं। यहां मैदान जंग तैयार हो रहा है। जंग होगी जो पूरे बलूचिस्तान में फैल जाएगी। दो फ्लैश पॉइंट्स होंगे, एक डेरा बुगटी और दूसरा गवादर। मेरे ये अल्फाज याद रखना। दो फ्लैश पॉइंट्स थे, ये डेरा बुगटी एक गवादर है। स्टार्टिंग पॉइंट्स गेम, मार्क माय वर्ड्स। नवाब अकबर बुगटी ने आज से तकरीबन 20 साल कबल यानी 26 अगस्त 2006 को एक फौजी ऑपरेशन के नतीजे में अपनी हलाकत से कुछ अरसा कबल ये पेशगोई उस वक्त की थी जब सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन उनसे मिलने गए थे। मुशाहिद हुसैन उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा थे जिसने नवाब अकबर बुगटी के साथ आखिरी मुज़ाकरात किए थे। नवाब अकबर बुगटी की ये पेशगोई हरफ बहरफ सच साबित हुई और उनकी मौत ने बलूचिस्तान में एक ऐसी सोरिश को जन्म दिया जिससे आज तक बलूचिस्तान चल रहा है। बलोच जो है ये अपनी मौत के बारे में बहुत सोचते हैं और उसको एक सेलिब्रेटेड डेथ चाहते हैं। क्या मतलब सेलिब्रेटेड? जिस तरह अकबर बुगटी ने अपनी गोल्डन डेथ का इंतजाम किया था। अच्छा। मुस्लिम लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन जो नवाब अकबर बुगटी के साथ मुज़ाकरात में शरीक थे, इससे इत्तफाक करते हैं और मानते हैं कि बलूचिस्तान के मौजूदा बहरान और चपकलिश की जड़ नवाब अकबर खान बुगटी का कत्ल था। नवाब अकबर बुगटी का किरदार तनाज़ात और बगावत दोनों को जाहिर करता है। उनकी पैदाइश 12 जुलाई 1927 को हुई।
ان کے والد محراب خان بگٹی قبیلے کے سردار تھے۔ سال 1939 میں والد کی وفات کے بعد محض 12 سال کی ہی عمر میں انہیں بگٹی قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی کوہ سلمان کا مغربی حصہ ہے اور یہ خانہ بدوش بگٹی قبائل کا مسکن بھی ہے۔ نواب اکبر نے بچپن کراچی میں گزارا اور سندھ کے ماہر تعلیم علامہ آئی قاضی اور ان کی جرمن نژاد اہلیہ ایلسا قاضی کی زیر نگرانی کراچی گرامر اسکول سے تعلیم حاصل کی، جس کے بعد وہ ایچسن کالج لاہور چلے گئے، جہاں شیرباز مزاری اور خیر بخش مری بھی زیر تعلیم تھے۔ بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے نواب اکبر بگٹی آکسفورڈ یونیورسٹی چلے گئے۔ انہوں نے سیاست میں قدم اس وقت رکھا جب 1947 میں پاکستان سے الحاق کے لیے کوئٹہ کے شاہی جرگے میں شامل تمام قوم پرست رہنما اور سردار بلوچستان کی آزادانہ حیثیت کے حامی تھے۔ تب اکبر خان بگٹی نے ان کی مخالفت کی اور پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور یوں وہ پاکستان کے قومی دھارے کے سیاست میں آ گئے۔ ایک انٹرویو میں نواب اکبر بگٹی نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ انہی کی تجویز پر حکومت پاکستان نے مسقط سے گوادر پورٹ کو $60 لاکھ میں خریدا تھا۔ اس کے علاوہ سن 1950 میں وہ حکومت کی بلوچستان ایڈوائزری کونسل کے رکن بھی نامزد کیے گئے، اور سن 1957 میں پہلی بار بلا مقابلہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ فوجی صدر ایوب خان کے دور میں انہیں قتل کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا، اور 8 سال بعد ان کی رہائی ممکن ہو سکی۔ وہ نواب خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل اور غوث بخش بزنجو کے قریب بھی رہے، اور نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیب کا حصہ بھی رہے۔ سن 1970 میں پہلی بار بلوچستان میں عام انتخابات ہوئے اور قوم پرستوں کی جماعت نیب کامیاب ہو گئی۔ تاہم آگے چل کر نواب بگٹی کے نیب کی قیادت سے اختلافات ہو گئے۔ ایک مرتبہ اوستا محمد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواب اکبر نے اعتراف کیا تھا کہ نیب کے اندر ایک سیکرٹ بلوچ آرگنائزیشن تھی جس کا بنیادی مقصد بلوچستان کی آزادی تھا۔ خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل اور وہ اس کے رکن تھے، لیکن 16 دسمبر 1971 کو سکوت ڈھاکہ کی رات یہ تنظیم ختم کر دی گئی، جبکہ بنگلہ دیش کی علیحدگی اور ذوالفقار علی بھٹو کے وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد حکومت پاکستان کو کسی طرح اس سیکرٹ بلوچ آرگنائزیشن کی خبر پہنچ گئی تھی، جس کے نتیجے میں بلوچستان میں وزیر اعلیٰ عطا اللہ مینگل اور گورنر غوث بخش بزنجو کی نیب حکومت کو ختم کر دیا گیا اور ان پر پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا، جبکہ حیرت انگیز طور پر ذوالفقار علی بھٹو نے اسی بلوچ آرگنائزیشن کے تیسرے رکن یعنی نواب اکبر بگٹی کو صوبے کا گورنر مقرر کر دیا، اور ساتھ ہی بلوچستان میں میر بخش مری اور عطا اللہ مینگل کے خلاف ایک فوجی آپریشن کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ اسے بلوچستان کی چوتھی مسلح شورش کہا جاتا ہے۔ تاہم نواب بگٹی کا یہ ساتھ بھی زیادہ دیر نہ چل سکا اور ان کے بھٹو کے ساتھ بھی اختلافات پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ گورنر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ نواب اکبر قیام پاکستان کے بعد زیادہ تر حکومتوں کا حصہ رہے، تاہم انہوں نے اپوزیشن بھی اختیار کی اور جمہوری وطن پارٹی کے نام سے اپنی جماعت بھی بنائی، جس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے پھر اپنی سیاست آگے بڑھائی۔ وہ وزیر مملکت برائے دفاع اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے منصب پر بھی فائز رہے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے سوئی میں قیام پاکستان سے قبل ہی قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہو چکے تھے۔ سن 1955 میں یہاں سے نکالی گئی گیس کراچی اور لاہور سمیت پاکستان کے کئی بڑے شہروں تک پہنچائی گئی، جہاں اس قدرتی ایندھن سے نوزائیدہ پاکستان کی انڈسٹری کا پہیہ گھوما۔ وہیں پنجاب اور سندھ کے شہریوں کے لیے بھی سوئی گیس ایندھن کے طور پر سہولت دے رہی تھی، لیکن بلوچستان کے مقامی قبائلی لوگ تپتے بنجر صحرا میں ایندھن کے لیے لکڑیاں تلاش کرنے پر مجبور تھے۔ قوم پرست بلوچ سردار جو پہلے ہی بلوچستان کی پاکستان میں شمولیت کے خلاف تھے، صوبے کی اس محرومی نے فیڈریشن کے خلاف ان کے عملی اقدامات کے لیے بلوچ جنگجو بھی فراہم کرنا شروع کر دیے تھے۔ مشہور نواب نوروز خان کی ساتھیوں سمیت 1958 کی مسلح جدوجہد وفاق پاکستان کے خلاف بلوچ سرداروں کی دوسری مسلح شورش تھی۔ بلوچ سرداروں میں نواب اکبر بگٹی ہی صرف ایک ایسے سردار تھے جنہوں نے روز اول سے ہی پاکستان کے وفاقی وجود کو سپورٹ کیا تھا۔ چونکہ یہ گیس کے ذخائر بگٹی ایریا میں دریافت ہوئے تھے، اسی لیے گیس کی رائلٹی اور ملازمتوں کے حوالے سے نواب اکبر بگٹی اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ میں بھی اختلافات جاری رہتے تھے، جن میں کبھی اکبر بگٹی اور کبھی کمپنی حاوی ہو جاتی تھی۔ نواب اکبر بگٹی نے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ساتھ یہ معاہدہ طے کیا تھا کہ جن زمینوں سے گیس کی پائپ لائن گزرتی ہے اس کا اور وہاں موجود پانی کے چشموں کا کرایہ دیا جائے گا، تو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہر سال یہ رقم نواب اکبر بگٹی کو ادا کرتی تھی، جو اس وقت غالباً 3 کروڑ کے لگ بھگ بنتی تھی۔ سن 1988 میں جب وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے اس وقت کی وزیر اعظم پاکستان بینظیر بھٹو سے مطالبہ کیا کہ بلوچستان کو گرانٹ دینے کی بجائے سن 1955 سے لے کر اب تک کی
सुई से निकाली गई गैस की आमदन में से हिस्सा दिया जाए। इसके अलावा नवाब ने गैस कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी का भी मुतालबा कर दिया। बज़ाहिर ये एक अच्छा सेटअप हो सकता था, जहां बलूचिस्तान को बहैसियत मजमूई रॉयल्टी फंड मिलता और इस वसीओ अरीज संगलाख पहाड़ों और इसके दामन में फैले हुए सहरा में बिखरे हुए बलोच कबाइल की मजमूई बेहतरी के लिए तरक्याती काम किए जाते। पंजाब और सिंध में पड़ने वाली इंडस्ट्री की बुनियाद को बलूचिस्तान तक वुसअत दी जा सकती थी। बेरोजगार बलोच कबाइलियों को रोजगार मुयस्सर आ सकता था और उनकी माशी हालत बेहतर बनाई जा सकती थी। लेकिन वफाक इस मुतालबे को नवाब बुगटी की ब्लैकमेलिंग समझ रहा था। उन्हें लग रहा था कि नवाब अपना कट बढ़ा रहा है। बेनजीर भुट्टो ने गैस कंपनी को हुक्म दिया कि नवाब बुगटी को सालाना 3 करोड़ की रकम भी अदा न की जाए और उन्हें कंपनी के मामलात से भी फारिग कर दिया गया। बाद में मियां नवाज शरीफ ने 1990 में बरसरे इक्तदार आकर तमाम वाजिबात अदा किए, मगर एक बार फिर जब बेनजीर भुट्टो 1993 में इक्तदार में आई तो सुई फील्ड और कंपनी के मामलात से नवाब का अमल दखल दोबारा खत्म कर दिया गया। फास्ट फॉरवर्ड, परवेज मुशर्रफ जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ करके इक्तदार पर काबिज हुए तो गवादर पोर्ट की तामीर और इसका ऑपरेशन गैर मुल्की कंपनियों के हवाले करने के ऐलानात किए गए। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. साथ ही डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान में छावनियों की तादाद में भी इजाफा होने लगा, जिसकी नवाब अकबर बुगटी ने मुखालिफत की और वसाइल के साथ साहिल का भी नारा लगा दिया। नवाब अकबर बुगटी ने मुशर्रफ हुकूमत को अपने 15 नकाती मुतालिबात भी पेश कर दिए। अब गेम बड़ी हो रही थी। विफाक बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर गिरफ्त मजबूत कर रहा था। चीन की शराकतदारी में ग्वादर पोर्ट की तामीर को गेम चेंजिंग समझा जा रहा था, लेकिन 78 के करीब तमाम बलूच सरदारों को अकोमोडेट कर पाना भी विफाक के लिए अब दुश्वार होता जा रहा था, खास तौर पर जब इनमें से बाज़ सरदारों की आपसी मुखालफतें भी मौजूद थीं। मिलिट्री डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ उन दिनों ये दावा किया करते थे कि 75 सरदार मेरे साथ हैं, 3 सरदारों की मुखालफत से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको पता होना चाहिए कोई 78 सरदार हैं, जिनमें से 75 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब गवर्नमेंट में है, सब एक्शन कर रहे हैं। 3 सरदार बोल रहे हैं, उनमें से एक डेरा बुगटी से गड़बड़ कर रहा है और सुई को भी उसने अटैक करके खराब किया है। जबकि नवाब अकबर बुगटी ने अपने आखिरी अयाम के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था कि हर कोई हमारी कौमी दौलत के पीछे पड़ा हुआ है, जो बलोचों की कौमी मिल्कियत है। Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. मिसाल के तौर पर कुदरती गैस को ही ले ले, जो पाइपलाइनों के जरिए गुज़श्ता 50 सालों से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान के हर कोने में फराहम की जा रही है, लेकिन बलूचिस्तान में नहीं। तो ये दिन दिहाड़े डकैती के मुतरादिफ है जो बाज़ोरे ताकत की जा रही है। For example, take the natural gas. It has been flowing through these pipelines for the last 50 years or more to every nook and corner of Pakistan, but not Balochistan. So it is daylight robbery. नवाब भुट्टो और परवेज मुशर्रफ हुकूमत के दरमियान पहला तसादुम उस वक्त हुआ जब जनवरी 2005 में सुई गैस फील्ड अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर से मुबैना रेप का वाक़या पेश आया, जिसका इल्जाम एक आर्मी कैप्टन पर आयद किया गया। हालांकि खुद डॉक्टर ने कभी भी किसी फर्द खास को इस केस में नामजद नहीं किया था, क्योंकि विक्टिम के बयान के मुताबिक कल्प्रिट ने नकाब पहन रखा था, ताहम उनके मुताबिक वो मुजरिम की आवाज़ पहचान सकती थी। तो उन्होंने मुझे सेडेटिव के इंजेक्शन भी लगाए ताकि मैं पुलिस को बयान भी ना दे सकूं। मुझे कहा गया कि अब पुलिस आएगी तो तुमने खामोश रहना है, तुमने कुछ भी नहीं कहना, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, आप पढ़ी लिखी औरत हो, आप बदनाम हो जाओगे। जब पाकिस्तान के सदर ने ही कह दिया कि ही इज़ नॉट गिल्टी, ही इज़ इनोसेंट, और ये कि हमारी आइडेंटिफिकेशन प्लेट से पहले। नवाब अकबर बुगटी अपने इलाके में एक मेहमान खातून के साथ पेश आने वाले इस वाक़े पर शदीद नाराज हुए। ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता अकबर बुगटी इस जुर्म का इंसाफ अपने तरीके से करना चाहते थे। सरदार की कबीले के लिए रवायत थी कि गवाह और सबूतों की अदम मौजूदगी में मुल्ज़िम को जलते अंगारों पर चलकर अपनी बेगुनाही साबित करना पड़ती थी। आर्मी कैप्टन को जिरगे में पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करने के मामले पर अकबर बुगटी और मुशर्रफ हुकूमत में पहला स्टैंड ऑफ हुआ, जिसके बाद सुई प्लांट पर रॉकेट बरसाए गए, जिसकी वजह से प्लांट को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा और नतीजतन मुल्क में गैस की फराहमी मुतासिर हुई। 3 सरदार बोल रहे हैं, उनमें से एक डेरा बुगटी से गड़बड़ कर रहा है और सुई को भी उसने अटैक करके खराब किया है। उसको आपने क्या हक दिया है कि वो पाकिस्तान या बलोच का सारे पूरे बलोच कौम के लिए आवाज उठाए? आपने हक दिया? बुगटी के कल्पर ट्राइब है और मसूरी सब ट्राइब हैं,
उनको उन्होंने निकाल के बाहर किया हुआ है और उनके बच्चों को मार दिया हुआ है। ये आपको पता है क्या? इन रॉकेट हमलों का इल्जाम नवाब बुगटी और उनके बुगटी कबाइल पर लगा, जबकि नवाब बुगटी इन रॉकेट हमलों से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार करते रहे। अकबर बुगटी के मुताबिक ये हमले बागी बलोच मूवमेंट, बलोच लिबरेशन फ्रंट ने किए थे। बल्कि नवाब बुगटी ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए कहा था कि वो समझते हैं कि उनकी ज़मीन पर ये एक गलत अमल हुआ है जिससे उनकी बलोच रवायात मजरूह हुई हैं। और ये हकीकत भी थी कि डेरा बुगटी में ना तो कभी ऑपरेशन हुआ था और ना ही कभी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुसल्लह जिद्दोजहद हुई थी। इस मामले के तनाजुर में पैदा होने वाली कशीदगी के बाद डेरा बुगटी और सुई में बुगटी कबाइल और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने आ गईं। मार्च 2005 में दर्जन के करीब सिक्योरिटी एहलकार एक झड़प में जाँ बहक हो गए। इसके रद्द-ए-अमल में 17 मार्च को डेरा बुगटी पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें 30 के करीब हलाकतें रिपोर्ट हुई। इस वक्त तक जनरल परवेज मुशर्रफ इस बात पर कायल हो चुके थे या उन्हें कायल कर लिया गया था कि बुगटी नवाब अब इस गेम में एक गैर जरूरी मोहरा है जिसे रास्ते से हटाकर कारोबार रियासत और ज्यादा आसानी से चलाया जा सकता है। इसीलिए 17 मार्च के ऑपरेशन में नवाब बुगटी को सैटेलाइट से ट्रेस करके टारगेट करने की कई कोशिशें की गई, मगर हर बार नवाब खुशकिस्मत साबित हुआ। मुशर्रफ साहब पहले ही अकबर बुगटी को मारना चाहते थे। हाँ सर, और ये बात चौधरी शुजात साहब की नॉलेज में थी, उसके बावजूद वो मुज़ाकरात। शुजात उसे 2-3 दफा जाके मिला था, वो उनको जल्दी मारना चाहते थे। आखिरकार मिलिट्री डिक्टेटर और नवाब के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के सियासतदान मैदान में उतरे। पार्लिमानी मुज़ाकराती कमेटी से होने वाली पहली मुलाकात के दौरान नवाब ने उन्हें सारा मंजर दिखाया, जहां जहां रॉकेट्स और बम्बों ने गड़े बना रखे थे, जिस पर अरकान पार्लियामेंट ने इजहार किया कि इससे वाज़ेह है कि ये एक कत्ल का मंसूबा था। जिस पर नवाब अकबर के बेटे ने जवाब दिया कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, हम जहां बैठे थे वहां बम गिरा, जहां जहां वालिद गए वहां वहां निशाना बनाया गया, ये तो कत्ल ही का वाज़े इरादा था। इस कशीदगी के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहे और अब चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद हुसैन पर मुश्तमिल कमेटी मुज़ाकरात कर रही थी। मुज़ाकरात काफी कामयाबी से आगे बढ़ रहे थे। मुशाहिद हुसैन एक बार जब नवाब बुगटी से मिलने गए तब ये मुआहिदा भी तय हो चुका था कि फ्रंटियर कांस्टेबली यानी FC वापस चली जाएगी। इस मुलाकात में नवाब ने मुशाहिद हुसैन से कहा कि ये FC की पोस्ट अभी तक हमारे घर के सामने मौजूद है, आपने वादा किया था और ये पोस्ट हमारे घर को देख रही है, बेपर्दगी भी होती है। मुशाहिद हुसैन ने कहा इसे वापस लेना चाहिए। फिर उन्होंने 2 फौजी कमांडरों से भी इस हवाले से बात की। उन्हें जवाब मिला कि ये बात नहीं हो सकती, ये हमारी सिक्योरिटी का मसला है। इसके बाद मुशाहिद हुसैन ने जब जनरल मुशर्रफ से मुलाकात की तो वहां तारिक अजीज, जनरल जावेद हमीद और जनरल मुशर्रफ मौजूद थे। मुशाहिद हुसैन ने नक्शा दिखाया और बताया कि ये देखें, यहाँ ये चेक पोस्ट मौजूद है, मुआहिदा हो चुका है, सिर्फ एक जगह पर लड़ाई हो रही है। जनरल मुशर्रफ ने कहा हम कैसे बुगटी साहब पर एतमाद करें, मेरे फौजी कमांडर कहते हैं कैसे मैं आप पर एतमाद करूं। हालांकि उस वक्त परवेज मुशर्रफ इंडिया से भी बात कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उन पर एतमाद कर रहे थे, लेकिन घर के मसले को सुलझाने के लिए उनका एतमाद ना जाने किस पर था। इसके अलावा एक और लम्हा भी ऐसा आया था जब इस पूरी कहानी को खून आलूद होने से बचाया जा सकता था। जारी कशीदगी को कम करने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाब अकबर खान बुगटी में बराह रास्त मुलाकात की भी कोशिश की गई थी। चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में लिखते हैं कि उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाब अकबर के दरमियान बराह रास्त मुलाकात का बंदोबस्त किया था ताकि दोनों के दरमियान गलत फहमियां दूर हो सके। ये मीटिंग इस्लामाबाद में रखी गई थी, लेकिन जिस रोज ये मुलाकात होना थी उस रोज तयशुदा वक्त से कुछ ही देर पहले अचानक इस मुलाकात को मनसूख कर दिया गया। चौधरी शुजात मजीद लिखते हैं कि नवाब बुगटी ने उन्हें बताया कि सदर मुशर्रफ के ऑफिस से उन्हें फोन आया था और बताया गया कि उनको ले जाने वाला जहाज डेरा बुगटी पहुंचने के बाद खराब हो गया है, लिहाजा मुलाकात मनसूख की जा रही है। नवाब अकबर ने बादिज़ां ये भी दावा किया था कि ये फ़ोन कॉल मौसूल होने के आधा घंटे बाद उन्होंने मुशर्रफ के उस तैयारे को खुद फ़ज़ा में उड़ान भरते देखा था। नवाब के बेटे जमील बुगटी भी इस वाक़े की तस्दीक करते हैं और बताते हैं कि वालिद को बताया गया कि जहाज सुई एयरपोर्ट पर आएगा और इस्लामाबाद ले जाएगा, लेकिन जब मुकर्ररा वक्त पर वालिद वहां पहुंचे तो बताया गया कि जहाज खराब हो गया है और उड़ नहीं सकता। दरअसल सुई एयरपोर्ट का रनवे और डेरा बुगटी जाने वाली सड़क साथ साथ है। नवाब ने अपने सामने जहाज वापस उड़ते देखा था। ये वाज़े पैगाम था कि किसी नादीदा हाथ ने ये बाजी एक बार फिर पलटती है। इस वाक़े के बाद अकबर बुगटी को यकीन हो चुका था
कि बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि शायद ये मुझे कत्ल कर दें और बालाच मरी को भी कत्ल कर दिया जाए। Myself and Nawabzada Balaach Mari, the two of us should be wiped out. All attention should be paid towards knocking us off. दिसंबर 2005 में नवाब अकबर बुगटी ने मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया और वो पहाड़ों की तरफ चले गए और एक पहाड़ी सिलसिले से दूसरी जानिब सफर करते रहे। बलूचिस्तान में पहाड़ पर जाना मज़ाहमत की अलामत समझा जाता है। जब नवाब अकबर बुगटी की सहाफ़ियों से आखिरी बात हुई तो उनका कहना था कि अगर इन्होंने मुझे मारना है तो मैं अपनी मौत का तरीकाकार और जगह खुद मुंतखब करूंगा। अकबर बुगटी ने कहा था कि अगर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मुझे पंजाब ले जाएंगे और पिंजरे में बंद करेंगे और वहाँ के चौराहों पर रखेंगे और अपने लोगों को कहेंगे कि ये है नवाब अकबर खान बुगटी, लिहाजा जो हमारा तरीकाकार होगा वो हमारी रवायात के मुताबिक होगा और मैं पहाड़ों पर चला जाऊंगा। और फिर आखिरकार नवाब पहाड़ों पर चला गया। इन पहाड़ों में भी सहाफ़ी उनसे मिलते और मौक़िफ़ जानते रहे। जब अकबर बुगटी डेरा बुगटी में थे तो कहते थे कि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमसे बात करें, हम तो शायद कोई रास्ता निकाल लें क्योंकि हम इतने जज्बाती नहीं हैं। जो नौजवान हैं शायद वो आपसे बात भी ना करें। बलूचिस्तान के पहाड़ों में नवाब अकबर बुगटी के लिए रियासती इदारों की तलाश जारी रही और बिल आखिर 26 अगस्त 2006 को कोहलू के करीब कुछ मकामी कबाइल की रहनुमाई में पाक फौज तरतानी के पहाड़ के एक गार तक पहुंच गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज के कुछ जवान कमांडिंग ऑफिसर के साथ एक 9 फुट तहाने वाली एल शेप गार के अंदर गए जहां नवाब बुगटी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही सिपाही गार के अंदर दाखिल हुए तो एक पुरअसरार धमाके से गार जमीन बोस हो गई और फौजी जवान भी नवाब के साथ जिंदा दरगोर हो गए। हुकूमत का दावा था कि इस ऑपरेशन में अफसरान समेत 22 फौजी अहलकार भी शहीद हुए थे। जबकि दूसरी जानिब अकबर बुगटी के खानदान ने हुकूमत का ये दावा कबूल नहीं किया। ब्रह्मदाग बुगटी के मुताबिक बालाच मरी नवाब अकबर बुगटी के कत्ल में मुलव्विस था। गार को रिमोट कंट्रोल धमाके से उड़ाया गया और जिस वक्त गार को तबाह किया गया उस वक्त बालाच मरी खुद गार के सामने खड़ा था। गार में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बुगटी नवाब की रोलेक्स रिस्ट वॉच, चश्मा और कटी फटी लाश मिलने का दावा किया गया। 6th of August, Akbar Bugti got killed in an operation. जुमा के रोज डेरा बुगटी में एक ताबूत लाया गया जिस पर 2 ताले लगे हुए थे। किसी को यह ताले खोलने की इजाजत नहीं थी। इसी ताबूत की तदफीन की गई और इस मौका पर नवाब अकबर के खानदान में से कोई भी मौजूद नहीं था। जिला इंतजामिया के एहलकारों ने तदफीन की निगरानी की और नवाब अकबर का चश्मा और घड़ी बतौर सबूत पेश किए गए। सियासतदान, सहाफ़ी और इंसानी हकूक के रहनुमा नवाब अकबर बुगटी से मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार उस वक्त की फौजी क़यादत को करार देते हैं। परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत नवाब अकबर बुगटी को एक जागीरदार सरदार समझती थी जो अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए तरक्की की मुखालिफत कर रहा था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस ज़िमन में अपने ऊपर आयद करदा तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते थे और कहते थे कि बुगटी ने रियासत को चैलेंज किया था। परवेज़ मुशर्रफ का कहना था कि सबसे पहले पाकिस्तान है, जो इसको चैलेंज करेगा उसको मारा जाएगा, जो चैलेंज नहीं करेगा, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, अगर वो कोई तजवीज़ दे रहा है तो बिस्मिल्लाह, बातचीत करते हैं, पाकिस्तान के लिए सब कुछ करेंगे। फिर ये बुगटी की बात करते हैं कि बुगटी के ऊपर ट्रायल, कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ। कौम परस्त हलकों के मुताबिक क्या में पाकिस्तान से लेकर जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार में आने से कबल तक बलूचिस्तान में 3 फौजी ऑपरेशन हुए, लेकिन इनमें से डेरा बुगटी में एक भी नहीं हुआ क्योंकि नवाब बुगटी या उनके कबीले के लोग इन कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं थे जिनको उस वक्त की हुकूमतों की जानिब से बगावत करार दिया जाता रहा था। तो फिर वो क्या वजूहात थी कि मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने के बाद डेरा बुगटी में भी हालात ख़राब हुए और वहाँ भी गैस की तनसीबात को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। मुशर्रफ हुकूमत की जानिब से 3 कबायली सरदारों नवाब खैरबख्श मरी, नवाब बुगटी और सरदार अताउल्ला मैंगल को बदअमनी के हालात का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा गया कि हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करके बलूचिस्तान को तरक्की देना चाहती है, जबकि ये सरदार तरक्की के मुखालिफ हैं। इसलिए वो बदअमनी फैला रहे हैं ताकि लोग तरक्की ना कर सकें और इस तरह उनकी गुलामी से कभी ना निकल सकें। मामलात बातचीत के जरिए हल हो सकते थे, लेकिन बाज़ कुव्वतें ये नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए। नवाब अकबर बुगटी का जो सियासी सफ़र पाकिस्तान के हक में वोट देने से शुरू हुआ था, वो आज उनकी मौत के बाद बलूचिस्तान की तवील तरीन शोरश में बदल चुका है। कोयटा से लेकर कराची तक नवाब अकबर बुगटी की हलाकत पर रद्द अमल सामने आया, जिसका पहला इजहार सड़कों पर होने वाले एहतजाज थे
اور اس کے بعد پہاڑوں پر موجود عسکریت پسندی کی سوچ کو بدتدریج فروغ ملتا گیا۔ بلوچستان میں بغاوت کی ایک ایسی لہر اٹھی جس میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید شدت آتی گئی اور اس نے فدائی حملوں اور پرتشدد واقعات کی شکل اختیار کر لی۔ پہلے بھی بلوچستان میں عسکریت پسندی ہوتی رہی ہے۔ سن 1948 میں 1-2 سال، اور پھر 1958 کے مارشل لاء میں 1-2 سال، پھر 1973 میں 2-3 سال، لیکن 2006 سے شروع ہونے والی لہر اب تک جاری ہے اور اس میں مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ پہلے یہ صرف چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہوا کرتی تھی، جو مری ایریا تھا یا جو مینگلوں کا ایریا تھا، لیکن اب تو بہت سا بلوچستان اس آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ گہرائی سے دیکھا جائے تو اس میں قبائلی لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ یہ سب تو عام عوام اور غریب لوگ ہیں جو مظالم برداشت کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ نوابوں اور پاکستان کی اشرافیہ کے درمیان بلوچستان کے کنٹرول کی کشمکش ہے۔ آج 2 دہائیوں بعد بھی نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد پھیلی شورش صوبے بھر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، لیکن بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک وفاق پرست بلوچ سیاستدان کی موت علیحدگی پسند بلوچ جنگجوؤں کے لیے ایک نعرہ بن گئی، جو اس وقت اگلی بلوچ نسل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔